तो क्या आज की चर्चा शुरू करें? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे इंडिया की न्यूक्लियर यात्रा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अरे बिल्कुल। और आज की ये चर्चा बहुत ही ऊर्जा और उत्साह से भरी होने वाली है। क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि आज का जो परमाणु कचरा है हाँ, वो कल का मुख्य ईंधन कैसे बन सकता है, और वो भी एक ऐसा ईंधन जो पूरे भारत को आने वाले कई दशकों तक रोशन कर सके। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये सच में एक बहुत ही रोमांचक सफर है। अगर आप स्लाइड 1 देखें तो ये हमारी भारत की परमाणु यात्रा शून्य से शिखर तक के बारे में है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ पावर प्लांट्स बनाने की कहानी नहीं है, ये ऊर्जा स्वतंत्रता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हाँ, मैंने देखा। और स्लाइड 2 की ओर बढ़े तो उसमें 2047 के विजन और ऊर्जा स्वतंत्रता की इस मास्टर क्लास का जिक्र है। लेकिन मेरी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि ये सब शुरू कैसे होता है, इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? यही सबसे जरूरी सवाल है। स्लाइड 3 को देखिए। यहाँ पर भौतिकी या फिजिक्स के आधार को समझाया गया है। इसमें लिखा है शॉर्टकट फिशन इक्वल टू फ्यूजन ऑफ हीट एंड पावर। अच्छा, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब हाउ? एक छोटे से एटम को तोड़ने से बिजली कैसे बन सकती है? इसे न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन कहते हैं। इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही टाइट स्प्रिंग्स का बंडल है। ठीक है, एक टाइट बंडल। हाँ, एकदम कस के बंधा हुआ बंडल। जब हम एक परमाणु या एटम को बीच से तोड़ते हैं ना, हाँ। तो वो स्प्रिंग वाली पूरी संरचना खुल जाती है और वे स्प्रिंग अचानक से पूरी ताकत के साथ बाहर की तरफ छिटकते हैं। अरे बाप रे! तो उससे तो बहुत भयंकर ऊर्जा निकलती होगी। बिल्कुल। भौतिकी की दुनिया में इस प्रक्रिया से अपार ऊर्जा और ऊष्मा यानी बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। अच्छा। और इसी ऊष्मा का इस्तेमाल हम पानी को उबालकर उसे भारी मात्रा में भाप में बदलने के लिए करते हैं। समझ गई। वो भाप पूरी ताकत से टरबाइन से टकराती है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और स्वच्छ बिजली बनती है। यानी अगर मैं इसे समराइज करूं तो परमाणु का टूटना, उससे अपार गर्मी निकलना, उस गर्मी से भाप बनना, भाप से टरबाइन का घूमना और अंत में बिजली पैदा होना। एकदम सटीक। यही न्यूक्लियर पावर का मूल विज्ञान है। विज्ञान तो एकदम क्लियर हो गया, लेकिन हमारे देश में ये शुरू कब हुआ? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद तो हमारे पास इतनी तकनीक नहीं थी। सही कहा। और इसीलिए अब हम इतिहास पर आते हैं। स्लाइड 4 का जिक्र करते हैं, जहां 1969 में तारापुर का उल्लेख है। 1969? हाँ, अमेरिका की मदद से तारापुर में हमारा पहला वाणिज्यिक संयंत्र शुरू हुआ था। इसमें शुरुआत में BWR और PHWR तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, और इसकी क्षमता कितनी थी? आज तारापुर की क्षमता 1400 मेगावाट है। लेकिन एक बात बताइए, व्हाई वाज दिस अ हिस्टोरिक स्टार्ट? ये इतना ऐतिहासिक क्यों था? क्योंकि ये पहली बार था जब भारतीय ग्रिड को परमाणु शक्ति से जोड़ा गया था। उससे पहले हमारे ग्रिड में न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी। तारापुर ने साबित किया कि हमारे ग्रिड में भी न्यूक्लियर पावर सफलतापूर्वक दौड़ सकती है। मतलब ये पहली बार था जब ग्रिड में न्यूक्लियर करंट दौड़ा। लेकिन हम तो अमेरिका पर निर्भर थे ना यहाँ। बिल्कुल निर्भर थे, और इसीलिए हमारा सफर वहां रुका नहीं। स्लाइड 5 पर आइए। तारापुर के बाद 1973 में हमारा अगला पड़ाव था रावत भाटा। रावत भाटा? इसमें क्या अलग था? ये राजस्थान में चंबल नदी के पास है और ये कनाडा के सहयोग से शुरू हुआ था। इसमें कैंडू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। कैंडू टेक्नोलॉजी? हाँ, इसकी खासियत ये थी कि ये प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित PHWR था, यानी नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल। आज इसकी क्षमता 1180 मेगावाट है। अच्छा, मतलब विदेशी साझेदारी से लेकर खुद की क्षमता बढ़ाने का ये एक ठोस आधार था। हम धीरे धीरे तकनीक सीख रहे थे। बिल्कुल, हम तकनीक को समझकर अपने अनुकूल बना रहे थे। लेकिन वो स्वदेशी छलांग कब आई? मैं स्लाइड 6 देख रही हूँ और यहाँ उत्साह वाली बात है, स्वदेशी छलांग पर यहाँ लिखा है PFBR और क्रिटिकलिटी। ये PFBR क्या है? हाउ एंड व्हाई? ये सच में गर्व का पल है। 1984 में कलपक्कम प्लांट बना। इसे पूरी तरह से हमारे DAE और NPCIL ने डिजाइन किया था, एकदम स्वदेशी। वाह! और इसी कलपक्कम में हमारा PFBR प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे एक जादुई गाड़ी की एनालॉजी से समझिए। जादुई गाड़ी? वो कैसे काम करती है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो चलते समय जितना ईंधन इस्तेमाल करती है ना, हाँ,
उससे ज्यादा नया ईंधन वो खुद ब खुद बना लेती है। वो नया फ्यूल ब्रीड करती है। रुको रुको, ये कैसे हो सकता है? मतलब जितना ईंधन जलाया उससे ज्यादा नया बन गया। ये तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है। यही तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का जादू है। रिएक्टर बिजली भी बनाता है और अपने इस्तेमाल किए गए ईंधन से ज्यादा नया ईंधन भी बनाता है। और इस पूरे प्रोसेस को सफल बनाने के लिए रिएक्टर को क्रिटिकलिटी हासिल करनी होती है। ये क्रिटिकलिटी क्या होती है? क्रिटिकलिटी मतलब जब रिएक्टर में परमाणु टूटने की प्रक्रिया अपने आप एक नियंत्रित और लगातार चेन रिएक्शन में बदल जाती है। कोई आसान सा उदाहरण है इसका? बिल्कुल। डोमिनोज के खेल के बारे में सोचिए। आप बहुत सारे डोमिनोज एक लाइन में खड़े करते हैं। जब आप पहले टुकड़े को गिराते हैं तो दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को। हाँ, एक के बाद एक गिरते जाते हैं। सही कहा। लेकिन रिएक्टर में हमें सारे डोमिनोज एक साथ नहीं गिराने हैं, वरना धमाका हो जाएगा। हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना होता है जहां हर गिरता हुआ डोमिनो सिर्फ एक नए डोमिनो को गिराए। अच्छा, मतलब एकदम परफेक्ट कंट्रोल। हाँ, और जब ये चेन रिएक्शन आत्मनिर्भर हो जाता है उसे क्रिटिकलिटी कहते हैं। अप्रैल 2026 में 500 मेगावाट के PFBR ने सफलतापूर्वक इसे प्राप्त कर लिया है। क्या बात है! मतलब अपना डिजाइन, अपनी तकनीक और अपनी खुद की फ्यूल फैक्ट्री, ये तो सच में बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल है। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। नरोरा का उदाहरण देखिए, जो 1991 में बना था। नरोरा, इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 440 मेगावाट है और ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन इसकी लोकेशन को लेकर मेरे मन में एक सवाल है। Why is its location important? उत्तर भारत में इसे क्यों लगाया गया? इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। उत्तर भारत की ये पूरी बेल्ट एक बहुत बड़ी कृषि और औद्योगिक बेल्ट है। हाँ, खेती और कारखाने बहुत है वहाँ। बिल्कुल। तो कारखानों और खेतों को बिना रुके बिजली चाहिए। नरोरा उन्हें बेसलोड ऊर्जा देता है। मतलब वो निरंतर बिजली जो 24 घंटे ग्रिड में मौजूद रहती है। समझ गई। यानी ये उत्तर भारत की एक तरह से लाइफलाइन है। एकदम सही। अब स्लाइड 8 के जरिए हम कांकरा पार की चर्चा करते हैं। ये 1993 में शुरू हुआ था और इसकी कुल क्षमता 1840 मेगावाट है। काकरा पार में क्या खास बात थी? यहाँ हमने पूर्णतः स्वदेशी 700 मेगावाट के फ्लीट मोड रिएक्टर तैनात किए। KAPS 304 इसी का हिस्सा है। एक सेकंड, ये फ्लीट मोड का मतलब क्या है? फ्लीट मोड का मतलब है एक स्टैंडर्ड डिजाइन तैयार करना। जैसे कार बनाने वाली कंपनियां एक बार कार का ढांचा डिजाइन कर लेती हैं। हाँ। और फिर उसी ढांचे पर फैक्ट्री में तेजी से ढेरों कारें बना लेती हैं। उसी तरह हमने अपना एक फिक्स्ड डिजाइन बना लिया है ताकि हम तेजी से नए प्लांट बना सकें। ओहो, मतलब फ्लीट मोड का मतलब है एक स्टैंडर्ड डिजाइन तैयार करना ताकि तेजी से नए प्लांट बनाए जा सकें। समय भी बचेगा और पैसे भी। बिल्कुल। अब स्लाइड 9 पे आते हैं। कैगा प्लांट 2000 में ये शुरू हुआ था। इसकी क्षमता 880 मेगावाट है। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी लोकेशन है। लोकेशन? हाँ। कहाँ है ये? यह पश्चिमी घाट के बेहद घने जंगलों में है, एकदम हरियाली के बीच। जंगल के बीच में? लेकिन जंगल के बीच में इतनी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा कैसे होती है? मतलब पर्यावरण को खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये न केवल सुरक्षित है बल्कि प्रकृति और तकनीक का एक बहुत ही सुरक्षित संतुलन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं? हाँ, बताइए। इसने निरंतर संचालन यानी कंटिन्यूअस ऑपरेशन का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। क्या बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, तो ये साबित करता है कि हम विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। मतलब प्रकृति और तकनीक का सुरक्षित संतुलन और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। अब हम स्लाइड 10 पर आते हैं। इसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। कुडनकुलम का आकार इतना विशाल क्यों है? कुडनकुलम 2014 में बना भारत का सबसे बड़ा स्टेशन है। ये मेगा कॉम्प्लेक्स रूस के रोसाटॉम के सहयोग से बना है। अच्छा, रूस के सहयोग से। इसकी क्षमता कितनी है? वर्तमान में इसकी 2000 मेगावाट क्षमता सक्रिय है और 4000 मेगावाट अभी निर्माणाधीन है। और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसे VVER कहते हैं। ये VVER क्या है? हाउ डज इट वर्क? यह रूस की एक अत्यंत उन्नत और सुरक्षित प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक है। इसे एक बेहद मजबूत और स्मार्ट प्रेशर कुकर की तरह काम करते हुए समझिए। प्रेशर कुकर?
हाँ, देखिए, इसमें पानी को इतने भारी दबाव में रखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म होने के बावजूद भाप में नहीं बदलता। पानी रेडियो एक्टिव हुए बिना ही भारी दबाव में ऊष्मा ट्रांसफर करता है। ओ, मतलब सुरक्षा की कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। और इतनी विशाल गर्मी को ठंडा करने के लिए ये सीधे समुद्र के पानी का इस्तेमाल करता है, जिसे ओशन कूलिंग कहते हैं। समझ गई। समुद्र के किनारे बना ये भारत का मेगा पावर हाउस है। लेकिन स्लाइड 11 पर भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही है। अगर हमने रूस के साथ मिलकर इसे बनाया है तो प्रतिबंधों का क्या हुआ? यही तो टर्निंग पॉइंट था। 2008 का साल याद है? 2008। हाँ, 2008 में हमें NSG वेवर मिला था, जिसने वैश्विक परमाणु व्यापार में भारत की ऐतिहासिक वापसी कराई थी। अच्छा, तो उसी छूट के वजह से हम रूस के साथ काम कर पाए। लेकिन हम यूरेनियम कहाँ से लाते हैं और हमारी रणनीति क्या है? वर्तमान में हम अपना यूरेनियम कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आयात करते हैं। हमारी रणनीति बहुत साफ है। ये आयातित यूरेनियम हमारे वर्तमान रिएक्टरों को ऊर्जा दें। ठीक है। जबकि भविष्य पूरी तरह से हमारे स्वदेशी थोरियम का हो। और यहीं से स्लाइड 12 का 3 चरणीय मास्टर प्लान यानी 3 स्टेज प्रोग्राम शुरू होता है। हाँ, ये मास्टर प्लान तो बहुत मशहूर है। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। इसका स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है हमारे PHWR। इसमें हम प्राकृतिक यूरेनियम से ऊर्जा बनाते हैं और बदले में हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम मिलता है। ठीक है, यूरेनियम से प्लूटोनियम मिला। फिर स्टेप 2। स्टेप 2 है FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। यहां हम उस प्लूटोनियम और थोरियम को मिलाते हैं जिससे वो U-233 बनाते हैं। ओहो, और यहीं पर वो PFBR की क्रिटिकलिटी काम आती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। एकदम सही पकड़ा आपने। PFBR की क्रिटिकलिटी ही इस पूरे 3 चरण के सपने को हकीकत में बदल रही है। तो फिर आखिरी स्टेप यानी स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है AHWR। इसमें हम सीधे थोरियम 232 और U-233 का इस्तेमाल करके दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा हासिल करेंगे। वाह, अगर मैं इसे समराइज करूं तो आज का जो कचरा या बाय प्रोडक्ट है वो कल का ईंधन है और थोरियम ही हमारी ऊर्जा आजादी की असली चाबी है। इससे बेहतर तरीके से इसे कोई नहीं समझा सकता था। लेकिन एक और बात जो मैं स्लाइड 13 देखकर सोच रही हूँ, द वाटर एनर्जी नेक्सस। हाउ? क्या हाउ? मेरा मतलब है तारापुर और कुडनकुलम समुद्र के किनारे हैं, रावतबाटा चंबल नदी पर, नरोरा गंगा पर, केगा काली नदी के पास। इन सभी प्लांट्स के पास पानी का स्रोत क्यों है? इसे ही जल ऊर्जा का संबंध कहते हैं। परमाणु संयंत्रों में कूलिंग टावर्स और हीट एक्सचेंजर्स होते हैं जिन्हें ठंडा रखने के लिए निरंतर जल आपूर्ति बहुत आवश्यक है। अच्छा, मतलब पानी अनिवार्य है। जी हाँ, ये एक अनिवार्य जरूरत है। बिना निरंतर जल आपूर्ति के रिएक्टर की भारी ऊष्मा को संभालना असंभव है। समझ गए, बिना पानी के परमाणु ऊर्जा का चक्र पूरा नहीं हो सकता। अब स्लाइड 14 पर चलते हैं, फ्यूचर रोड मैप और शांति एक्ट। बिल्कुल। 2047 तक हमारा लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी है। तो इसमें शांति एक्ट 2025 का क्या रोल है और ये SMR क्या है? नया कानून क्यों लाया गया? शांति एक्ट 2025 ने 1962 के पुराने कानून को बदला है और जहां तक SMR की बात है यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसे ऐसे समझिए जैसे पहले कंप्यूटर एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। हाँ, बहुत भारी होते थे। और अब छोटे लैपटॉप आ गए हैं। SMR वही लैपटॉप हैं। ये कारखाने में बने बनाए रिएक्टर हैं जिन्हें लेगो ब्लॉक्स की तरह कहीं भी ले जाके जोड़ा जा सकता है। अरे वाह, मतलब इन्हें ट्रांसपोर्ट करना आसान है? बिल्कुल, ये बेहद सुरक्षित हैं और सीधे उद्योगों को बिजली दे सकते हैं। और शांति एक्ट ने सिविल लायबिलिटी की जो पुरानी बाधाएं थीं उन्हें दूर कर दिया है। ओह, मतलब दायित्व के नियम आसान हो गए? हाँ, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बेझिझक निवेश कर सके। यानी छोटे रिएक्टर और प्राइवेट कंपनियों की एंट्री से ही हम वो 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और अब स्लाइड 15 की तरफ इशारा करते हुए एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि तारापुर अमेरिका की मदद से बना, रावतभाटा कनाडा से और कुडनकुलम रूस से। लेकिन कल्पक्कम, नरोरा, काकरापार और कैगा ये सभी हमारे पूरी तरह से स्वदेशी प्लांट्स हैं। ये सच में एक अद्भुत यात्रा रही है। हमने दूसरों पर निर्भरता से शुरू किया था और आज हम अपनी खुद की तकनीक जैसे PFBR और फ्लीट मोड तक पहुंच चुके हैं। एकदम सही। आज हमने देखा कि कैसे भारत 0 से 100 गीगावाट के शिखर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बाद सोचिए,
क्या? अगर भविष्य में ये छोटे SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इतने सुरक्षित और सुलभ हो जाएं कि हर बड़े शहर या इंडस्ट्रियल पार्क का अपना खुद का एक छोटा पर्सनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, बाप रे। तो हमारे बिजली के तारों और ऊर्जा के ढांचे का भविष्य कैसा होगा? क्या हम पूरी तरह से ग्रिड फ्री दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं? सच में इस विचार पर तो एकदम आश्चर्य होता है। एक ग्रिड फ्री दुनिया जहां हर जगह की अपनी न्यूक्लियर पावर हो। इस चर्चा को इतने शानदार और सकारात्मक तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया।